नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 27 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। इस अभियान की लॉन्चिंग 26 जून 2020 को एक 125 दिवसीय अभियान के रूप में की गई है, जिसका नाम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान है। और इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें यह घोषणा की गई है कि राज्य में आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत 5000 टूल किट भी वितरित किए जाएंगे। और यह जो अभियान है वह उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित होगा। और इन 31 जिलों में से प्रत्येक में 25,000 से अधिक प्रवासी और प्रवासी कामगार हैं, जो कि अन्य स्थानों से वापस आए हैं। ध्यान देने की बात है कि मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लागू हुआ था, जिसके बाद से देश के शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नुकसान के बाद 30 लाख से अधिक प्रवासी उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर लौटे थे। इस अभियान के तहत राज्य के शेष 44 जिलों के अंदर प्रवासी श्रमिकों और राज्य के अन्य दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के लिए जिन्हें नौकरी की आवश्यकता है, उन्हें भी रोजगार दिया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकार विभिन्न विभागों को इस अभियान के तहत उन लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यभार सौंप रही है जिन्हें इनकी आवश्यकता है। इस अभियान के लिए सार्वजनिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित 25 कार्य चुने गए हैं। इन 25 कार्यों में हम बात करें, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण घरों का निर्माण, वृक्षारोपण अभियान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण, इस तरह के कार्य इस योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। अगला टॉपिक है रिलायंस जियो टीवी और हरियाणा राज्य सरकार के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और 23 जून को ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की है कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी जो जियो है उसके साथ में मुख्यमंत्री के जो चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम यानी मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें स्कूल के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए देश भर के जो स्कूल हैं उन्हें लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 के महीने में बंद किया गया था। और अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है कि इन स्कूलों को पुनः कब प्रारंभ किया जाएगा, कब खोले जाएंगे इन्हें। अब सामाजिक दूरी के मानदंडों को खतरे में डाले बिना राज्य सरकार प्रत्येक स्कूली छात्र को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रही है। एडुसेट के 4 चैनल हैं जो जियो के लाइव टेलीविज़न स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जियो टीवी पर मुफ्त में उपलब्ध होंगे। एडुसेट के चैनल पर प्रसारित की जाने वाली जो सामग्री है वो जियो टीवी प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड मोड में उपलब्ध होगी, जो छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार देखने और अध्ययन करने में सक्षम बनाएगी। अर्थात इस एडुसेट से आने वाली जो चैनल पर प्रसारित की जाने वाली जो सामग्री है उसे रिकॉर्ड भी किया जा सकेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। इस समझौते से हरियाणा के सरकारी और निजी स्कूलों के संयुक्त 52 लाख यानी 5.2 मिलियन छात्रों को लाभ होगा। लघु वनोत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना। हाल ही में 16 राज्यों के अंदर लघु वनोत्पाद यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस MFP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत चल रही सरकारी खरीद के अंतर्गत 79.42 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। और इस खरीदारी के साथ में इस वर्तमान वर्ष के अंदर जो MFP है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल खरीद 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गई है। और इस खरीद के अंदर सरकारी खरीद और निजी व्यापार दोनों शामिल हैं। कोविड-19 महामारी के इस संकटपूर्ण समय में जिसने आदिवासियों के जीवनों और आजीविका को बाधित किया था, ऐसे समय में यह योजना उनके लिए काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण साबित हुई है, सहयोगी साबित हुई है।
हाल ही में इस योजना के अंदर कुछ उत्पादों को शामिल किया गया है। 26 मई 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लघु वन उत्पाद के लिए MSP योजना के तहत 23 नई वस्तुओं को शामिल करने की सिफारिश की थी और इसमें शामिल कृषि और बागवानी उत्पाद आदिवासियों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। अप्रैल 2020 के बाद में पिछले 2 महीने से केंद्र सरकार वन धन योजना के माध्यम से राज्यों को एक उत्प्रेरक और सक्रिय भागीदारी साबित करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों की स्थिति के बारे में बात करें तो इसके अंदर जो प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है, जिसने 52.80 करोड़ रुपए के 20,270 मीट्रिक टन लघु वन उत्पाद खरीदे हैं। इसके अलावा ओडिशा राज्य ने 21.32 करोड़ रुपए की 9,908 मीट्रिक टन लघु वन उत्पाद सामग्री खरीदी है और गुजरात ने 1.61 करोड़ रुपए मूल्य के 155 मीट्रिक टन लघु वन उत्पाद की खरीद की है। इस तरह से राज्यों की स्थिति के बारे में बात करें, अब विशेष रूप से जो छत्तीसगढ़ है वह अपने सराहनीय प्रयासों के माध्यम से एक चैंपियन राज्य के रूप में उभरा है, अर्थात वह प्रथम स्थान पर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो MFP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के कार्यान्वयन में संपूर्ण प्रयास किए हैं और खरीद की व्यवस्था को पूरे जिलों में लागू भी किया है। छत्तीसगढ़ में 866 लघु वन उत्पाद खरीद केंद्र हैं और राज्य ने 139 वन धन केंद्रों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वन धन स्वयं सहायता समूहों का प्रभावी रूप से उपयोग भी किया है। इस योजना के लाभ के बारे में बात करें तो इस महामारी के कारण अभूतपूर्व परिस्थितियों ने चुनौतियों को जन्म दिया है, जिससे परिणाम स्वरूप जनजातीय आबादी के बीच में एक गंभीर संकट पैदा हो गया। युवाओं में बेरोजगारी, आदिवासियों के विपरीत प्रवास से पूरी आदिवासी अर्थव्यवस्था को पटरी के नीचे आने का खतरा उत्पन्न हो गया था, अर्थात आदिवासियों के लिए काफ़ी जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली रही है बीमारी। इस ऐसे परिदृश्य में जो MFP है उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में सभी राज्यों को एक अवसर प्रदान किया गया है। इस योजना के माध्यम से वन धन योजना के सफल क्रियान्वयन में 22 राज्यों में 3.6 लाख आदिवासी लाभार्थी शामिल हैं और वन धन योजना के तहत ट्राइफेड के साथ में राज्यों के निरंतर जुड़ाव और लघु वन उत्पाद के लिए जो MSP योजना के कार्यान्वयन ने उत्प्रेरक के रूप में इसमें कार्य किया है, अर्थात इस जो ये योजना है इसमें काफ़ी वृद्धि की है, इसके जो लाभों में वृद्धि की है। आदिवासी अर्थव्यवस्था में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद के साथ लघु वन उत्पाद के लिए MSP योजना आदिवासी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर परिवर्तन और आदिवासी लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में नेतृत्व कर सकती है। अप्रैल और जून के महीनों के अंदर जो लघु वन उत्पाद हैं उनके संग्रह के मामले में शिखर पर स्थित यह योजना सरकारी हस्तक्षेप और खरीद के बिना आदिवासियों के लिए लाभदायक नहीं हो पाती। इसीलिए इस जो MSP जो योजना है उसे लागू करना इसके लिए आवश्यक था। जनजातीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए लघु वन उत्पाद से संबंधित दिशा निर्देशों में 1 मई 2020 को संशोधित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया गया, जिसने कीमतों में 90% तक की वृद्धि की और इस तरह से आदिवासी समुदाय को उच्च आय प्रदान करने के अंदर मदद भी प्राप्त हुई है। अगला टॉपिक है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी SAGY सांसदों की पर्याप्त रुचि के अभाव तथा धन की कमी के कारण प्रभावित हो रही है। यह अध्ययन 5वें सामान्य समीक्षा मिशन यानी कॉमन रिव्यू मिशन CRM के एक भाग के रूप में किया गया है। सामान्य समीक्षा मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की स्वतंत्र रूप से समीक्षा करने का कार्य करता है और यह अध्ययन जो है इस अध्ययन की टीम में जो सेवानिवृत्त नौकरशाह है, इसके अलावा शिक्षाविद, विभिन्न अनुसंधान संगठन आदि सम्मिलित होते हैं। अब हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। इसके बाद में 2019 तक 3 और वर्ष 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था।
इसके उद्देश्यों की ओर बात करें तो इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले के अंदर न्यूनतम एक आदर्श ग्राम का विकास करना था, जिससे कि निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस योजना का उद्देश्य चयनित ग्रामों को जिनका इसमें चयन किया जाए उन गाँवों को कृषि, स्वास्थ्य, साफ सफाई, आजीविका, पर्यावरण, शिक्षा आदि क्षेत्रों के अंदर सशक्त बनाना भी था। अब ये योजना जो प्रारंभ की गई, इसकी प्रगति के बारे में बात करें तो शुरुआत में कुछ महीनों के बाद ही संसद के सदस्यों की जो भागीदारी है इसमें काफ़ी कम देखी गई और अब तक योजना के अंदर 5 चरणों के तहत केवल 1855 ग्राम पंचायतों का ही चयन किया गया है, जिसमें 5वें चरण में केवल 7 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। अर्थात ये योजना काफ़ी धीमी गति से अर्थात रेंगते हुए चल रही है। इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों की बात करें तो ये अध्ययन के अनुसार योजना का वर्तमान प्रारूप वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है तथा ग्रामीण अवसंरचना पर इस योजना का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं दिखाई दिया। अर्थात गाँव में किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अनेक क्षेत्रों में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS योजना के तहत आवंटित निधि का उपयोग भी बहुत कम किया गया है। अर्थात यह जो राशि है यह भी लैप्स हो रही है। अनेक ग्राम पंचायतों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य धन की कमी से जूझ रहे हैं। विडंबना यह है कि अभी तक अनेक ग्राम जिनका आदर्श ग्राम के रूप में चयन किया गया है उन्हें अभी तक भी खुले में शौच मुक्त घोषित नहीं किया गया है, जो इस योजना की जो बेहद धीमी गति है उसकी ओर इंगित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में MPLAD तथा मनरेगा योजना का अभिसरण SAGY योजना के साथ किया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों में इस प्रकार के अभिसरण देखने को नहीं मिले। अब आगे इसके लिए क्या किया जा सकता है, तो इसके लिए योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। सांसद आदर्श ग्राम योजना न केवल ग्रामीण विकास के अवसर प्रदान करती है बल्कि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। इसलिए वर्तमान समय में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि ग्रामीण विकास की नवीन योजनाओं की परिकल्पना के साथ ही उसके क्रियान्वयन पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए। गैया परिकल्पना। गैया परिकल्पना एक वैज्ञानिक परिकल्पना को संदर्भित करती है जो बताती है कि पृथ्वी एक जटिल जीवित इकाई यानी कॉम्प्लेक्स लिविंग एंटिटी है, जिसमें जीवों और उसके भौतिक परिवेश के बीच स्व विनिमयन जुड़ाव के आधार पर एक संतुलन कायम है। इस परिकल्पना को पहली बार ब्रिटिश वैज्ञानिक जेम्स लॉवलॉक ने वर्ष 1972 में अपने पत्र गैया एज सीन थ्रू द एटमॉस्फेयर में प्रस्तुत किया था। इस परिकल्पना का नाम पौराणिक ग्रीक देवी गैया के नाम पर रखा गया, जो पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करती है। इस परिकल्पना का प्रमुख उदाहरण के तौर पर जलवायु परिवर्तन जैसी स्थितियां मनुष्य और भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया पर निर्भर करती हैं, जिसमें सभी एक दूसरे को लगातार नियंत्रित करते रहते हैं। जेम्स लॉवलॉक की जो गैया परिकल्पना है एक एकीकृत प्रणाली के रूप में पृथ्वी की प्रकृति के बारे में पारंपरिक सोच को चुनौती देती है। जेम्स लॉवलॉक ने बताया कि जैसे जैसे पृथ्वी की भौतिक प्रणाली के अंदर परिवर्तन होते हैं वैसे वैसे जीवित प्रणाली ऐसे परिवर्तनों को कम करने के लिए प्रतिक्रिया देती रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र। 25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र यानी प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर PADC का उद्घाटन किया है। इंडियन ऑयल ने पारादीप जो ओडिशा में स्थित है वहां पर अपने रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परिसर के पास में 43 करोड़ रुपए की लागत से उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र की स्थापना की है। PADC में निम्नलिखित 4 प्रयोगशालाएं हैं जिसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहली है पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, सेकंड है एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, थर्ड है केमिकल एनालिसिस लैब और फोर्थ है कैरेक्टराइजेशन लैब। यह तकनीकी केंद्र ग्राहकों और एवं नए जो निवेशक हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 50 नवीनतम परिष्कृत प्लास्टिक परीक्षण और प्रसंस्करण उपकरणों से युक्त है। पारादीप स्थित PADC को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दी गई है।
उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र प्लास्टिक के क्षेत्र में ओडिशा और उसके आसपास के नए उद्यमी विकास के लिए उद्भावन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र प्लास्टिक से ढाले गए फर्नीचर, इसके अलावा घर के सामान, सीमेंट, उर्वरक की पैकेजिंग, इसके लिए ज़रूरी प्लास्टिक और स्वास्थ्य देखरेख की चीज़ें जैसे कि बेबी डाइपर, पीपीई किट्स, इसके अलावा मास्क आदि प्लास्टिक के परिष्कृत सामानों के लिए ग्राहक और निवेशकों को सहायता प्रदान करेगा। यह केंद्र पारादीप प्लास्टिक पार्क और बालासोर और खुर्दा जैसे अन्य क्लस्टरों के निवेशकों के लिए परीक्षण और विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम देता है। पीडीसी गुणवत्ता आश्वासन, शिकायतों का निवारण, ग्राहकों को सहायता, मानदंड अध्ययन और नए एवं उत्तम दर्जे के विकास और अनुप्रयोग से संबंधित गतिविधियों को भी पूरा करेगा। अब हम IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो IOCL, जिसे आमतौर पर इंडियन ऑयल के रूप में जाना जाता है, भारत सरकार के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनी है, जो भारत सरकार ने इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की एक कंपनी है। नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल, 25 जून 2020 को नीति आयोग के बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोक यूनिवर्सिटी सेंट्रल फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ भागीदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नाम के एक अभियान और इसकी वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र देश में अनलॉक चरण के दौरान कोविड सुरक्षित व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत सरकार के द्वारा गठित और नीति आयोग के CEO की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त समूह है, जो समूह 6 है, जिसे एम्पावर्ड ग्रुप 6 कहा जाता है, उसके मार्गदर्शन में विकसित इस अभियान के 2 भाग हैं। और हम पहले बात कर लेते हैं नीति आयोग के CEO के बारे में। तो नीति आयोग के CEO आप ध्यान दीजिए अमिताभ कांत हैं और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वे हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो सदैव देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इस अभियान का जो पहला भाग है, एक वेब पोर्टल जो http://covid-the-new-normal.com है, जिसमें व्यवहार विज्ञान द्वारा सुझाए गए तरीकों और कोविड-19 से संबंधित अनलॉक चरण के दौरान कोविड सुरक्षित व्यवहार के लिए सामाजिक मानदंडों का उपयोग शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से विकसित इस वेबसाइट का उद्देश्य जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना और सिविल सोसाइटी संगठनों यानी CSO और NGOs को जोड़ना है। यह पोर्टल अनलॉक चरण के अंदर 4 प्रमुख व्यवहारों के सरल कार्यान्वयन पर जोर देता है, जैसे कि मास्क पहनना, इसके अलावा सामाजिक दूरी, हाथ स्वच्छ करना और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना। इस अभियान के दूसरे भाग में मास्क पहनने पर केंद्रित एक मीडिया अभियान है। इस भाग में मीडिया मास्क पहनने के सही तरीके के बारे में बताएगा। मास्क पहनने के अभियान को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने मैककेन वर्ल्ड ग्रुप के साथ भागीदारी से तैयार किया है। अब हम CSBC के बारे में बात करते हैं, जो कि सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज जिसका पूरा नाम है। यह इस केंद्र की स्थापना बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुदान के द्वारा की गई है, जिसका लक्ष्य भारत में एक ऐसी संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित करना जो गरीब आबादी के लिए प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों के लिए विश्व स्तर की उत्कृष्टता रखती हो। गौरतलब है कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने मास्क पहनने को सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानदंड बना दिया है। इसी के साथ करंट अफेयर्स की आज की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं और अब बारी है आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन ई-ब्लड सर्विस का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है, तो आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। इसका सही जवाब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC की जो ई-रक्त कोष टीम के द्वारा इसका विकास किया गया है। यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन लोगों की चिंताओं को समाप्त करना है जिन्हें नियमित रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की आवश्यकता होती है।
और जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है वह ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो नई दिल्ली के सभी एरियाज़ में मोबाइल ब्लड कलेक्शन यूनिट्स भेजती है। और यह मोबाइल एप्लीकेशन ब्लड बैंक के अंदर जो ब्लड की अवेलेबिलिटी के बारे में जानकारी प्रदान करती है, और साथ ही इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति एक बार में 4 यूनिट ब्लड के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो ये थी इस टॉपिक से संबंधित जानकारी। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ONGC विदेश लिमिटेड यानी OVL के द्वारा किस परियोजना में अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी गई है? तो आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। साथ ही आप इससे संबंधित वीडियो से संबंधित कोई सुझाव, कोई आपकी फीडबैक्स या आपकी समस्याएं अगर कोई हो तो उन्हें आप कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।